गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की क्लास में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन। स्टार्ट करें क्लास को बिना किसी देरी के। जल्दी से आ जाइएगा, टाइम हो चुका है। 30 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से। कहीं पे भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट किया जाता है, सभी आ जाइएगा। फ्रेंड को बोल दीजिएगा कि वो भी सब क्लास में आ जाएंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बिना किसी देरी के जल्दी से बताइएगा क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। मैंने बहुत सरल क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया है। क्या क्वेश्चन है, देखिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। फर्स्ट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। सी, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। या फिर डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। आंसर दीजिएगा। भाई, क्वेश्चन आपके सामने देख लिया होगा, तो बस अच्छे से आंसर दे दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान में बालक की सारी अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखें यहाँ पर, तो देखते हैं क्या है आपका आंसर, क्या दिया है आपने। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का कथन यही कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग क्षमता, अलग अलग रुचि हर एक बच्चे में भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए आंसर पर आकर हमारा जो सही जवाब है वो हमें यहाँ मिल गया। तो ए आंसर को लॉक किया गया है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो देख लेते हैं क्या है। हेलो नमित, संजय, पृथ्वी, और कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की हैं। तो फर्स्ट, छात्र गंभीर रहते हैं। सेकंड, इससे कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है। सी, यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। या फिर डी, यह सोचने के लिए छात्र को मजबूर करता है। तो जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की हैं। तो जल्दी से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। पर यहाँ पर आपके सामने है प्रश्न नंबर सेकंड, और बहुत ही अच्छा है यह प्रश्न। तो जल्दी से देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले और सही मुझे मिलता है। तो यहाँ पे डी आंसर मिला है मुझे। और गुड मॉर्निंग मोहित जी। देखिएगा, प्रिया ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड। ए और डी आंसर मुझे मिले हैं, सी आंसर भी मुझे मिल चुका है। चलिए, तो देखिए, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली परीक्षा पद्धति की हैं। तो देखिए, आपको बताएं, यदि खुली परीक्षा या फिर कह सकते हैं खुली किताब परीक्षा पद्धति में देखा जाए तो यहाँ पर भाई मुख्य विशेषता से क्या होता है कि यदि आपकी जो, देखिए, खुली किताब का मतलब क्या होता है मैं आपको बता, खुली किताब परीक्षा पद्धति की है। इसमें क्या होगा, यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो छात्र है ना, वो सारी कमियों को खुलकर उजागर करता है, सामने लाता है, और उसको क्या है, उसको बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से इस कमी को सुधारने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। तो यहाँ पर यह सोचने के लिए छात्र को मजबूर करता है, ये गलत है। और ए आंसर भी कि छात्र गंभीर रहते हैं। भाई, खुली किताब का मतलब है कि उसमें खुलकर बच्चा अपने विचारों को रखता है, अपनी कमियों को बताता है और उन कमियों का अमल भी करता है और उसमें सुधार भी लाता है। तो यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब है। तो जिसने भी सी आंसर दिया है, नमित जी का सी आंसर मुझे मिला था, और बाकी जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है एकदम करेक्ट है। नमस्कार अजय। आगे देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, भाई सभी पता है, जिनका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चों के
अंतर्गत माने गए हैं। तो देखिए, अवलोकन के आधार पर, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर, बुद्धि परीक्षण के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से दीजिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस विधि के आधार पर होती है? आंसर दीजिएगा, जो भी क्लास में है सभी के सभी आंसर दें। और हाँ, ना समझ में आए ना तो शांत नहीं बैठना है, तुरंत पूछना है। तो यहाँ पे डी आंसर मिला है, बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर। मैं जानते हैं आप प्रतिभाशाली बच्चे वह बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है और समाज में वो एक अच्छी प्रतिभा के धनी होते हैं, जिनकी पहचान जो होती है ना वो अवलोकन के माध्यम से, व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, ये सारी की सारी विधियां जिनके माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है। तो यहाँ पे डी को किया जाता है लॉक, क्योंकि बहुत ही सरल था ये प्रश्न। आगे देखिएगा नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी आया है और मैंने भी कराया है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? तो किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, या फिर युवा अवस्था। तो जल्दी से बताएं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। हेलो सुनीता जी, पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, और क्या है आपका कमेंट जल्दी से बताइएगा, जवाब दीजिएगा सभी के सभी। तो यहाँ पर देखिएगा 4 का बी आंसर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया संजय। अच्छा अजय, बिल्कुल 1-2 दिन के लिए करने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो 4 का ए आंसर भी मिला है, मुझे बी आंसर भी मिला है। अब देखिए भाई, जिन्होंने संजय क्या सोचकर आपने बी आंसर दिया है, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन इतना सरल था, आप क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। 13 वर्ष का बालक, अब 13 वर्ष का बालक आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि 13 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में आता है ना कि बाल्य अवस्था में आता है। तो एक 13 वर्षीय बालक जब बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है तो हमेशा स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था में? भाई सभी को पता है कि यहाँ पर भाई जो आपकी किशोर अवस्था है 12 से 18 वर्ष होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें, तो बहुत ही सरल था यह प्रश्न। तो देखिएगा ए आंसर को लॉक किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए गेनी का सिद्धांत मैंने आप सभी को कराया भी है, तो जल्दी से बताइएगा। गेनी के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति, सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, चिन्ह अधिगम परिस्थिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा गेनी के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति। भाई जल्दी से बताइए, गेनी का सिद्धांत सभी ने पढ़ा है, तो इस सिद्धांत में सर्वोच्च जो परिस्थिति बताई है वो कौन सी है? गेनी का सिद्धांत कौन सा है? भाई जल्दी से बताइएगा, पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने आपको सिद्धांत के बारे में बताया भी है। तो देखिए यहाँ पर आपके आंसर क्या क्या मुझे मिले हैं। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने अपने आंसर को देखा है कि जो सर्वोच्च, जो सबसे लास्ट और सर्वोच्च परिस्थिति मानी गई है गेनी के सिद्धांत की, अधिगम सिद्धांत की, उसमें समस्या समाधान, समस्या का समाधान से संबंधित है ये परिस्थिति और बिल्कुल उच्च श्रेणी में आती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? कितना इजी आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए विनय, स्टर्न, टर्मन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता किसे माना गया है? जल्दी से आंसर दें। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? कौन बताएंगे हमें? मैं जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो आंसर है वो विनय, स्टर्न, टर्मन, क्या है आप सभी का आंसर? जल्दी से बताइएगा, देखते हैं क्या क्या मिला है। शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी संजय, अजय, पृथ्वी, आप सभी से। बहुत बढ़िया जवाब, और इस जवाब के लिए मैं आपको देती हूँ 0।
क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता पूछे हैं मैंने। बुद्धि बुद्धि शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? बुद्धि के जनक कौन माने जाते हैं? वो कौन माने जाते हैं? विनय। याद रखिएगा, बुद्धि के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? विनय को माना जाता है। और बात करें मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? वो किया था स्टर्न ने। ठीक है, और बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता जिन्होंने आईक्यू लेवल को रखा, वो रखा किसने? वो रखा था टर्मन ने। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना, सी ऑप्शन होगा। समझ में आया? बुद्धि के जन्मदाता विनय, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने विकसित किया? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता किसे माना जाता है? टर्मन को माना जाता है। समझ में आ गया होगा? बता दीजिएगा। और कब? 1916 में। ओके, आगे देखिए, बिल्कुल सी आंसर होगा, ए नहीं होगा इसका। आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? चित्रकला, लिखने की, सुनने की और पठन की। तो जल्दी से दीजिएगा। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, बहुत बढ़िया, ये मैंने करा दिया है पृथ्वी। तो जल्दी से दें क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया मुख्य किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, डिस्ग्राफिया जो विकार है वो कैसा विकार है? मानसिक या फिर शारीरिक? तो बताएंगे आप मुझे। भैया आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्ग्राफिया जो विकार है, अधिगम अशक्तता है, वो कैसी है? मानसिक है या शारीरिक? तो आप क्या बताएंगे? दोनों के दोनों आंसर आपको देने हैं कि किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है और कौन सा विकार है। जल्दी से आने चाहिए आपकी कमेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7 का बी आंसर मुझे मिला है कि लिखने से संबंधित। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, डिस्ग्राफिया जो एक विकार है वो लेखन से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि मानसिक विकार है, शारीरिक विकार है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको यदि कुछ लिखने के लिए वर्क दिया जाए तो वो क्या स्टार्टिंग में कहते हैं मुझे नहीं लिखा जा रहा, हाथों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो होता है ना, उसमें शारीरिक दिक्कत होती है। यानी कि ये जो विकार है एक शारीरिक विकार है और इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, बहुत एकदम सही जवाब है। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में नहीं करता है? तो देखिए, बच्चों को निर्भर बनाना, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना या बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना। तो जल्दी से बताएं, बहुत सरल है। आंख बंद करके यदि आपने सुना होगा बहुत अच्छे से तो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ABCD 4 आपके सामने ऑप्शन, जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का क्या होगा जवाब। 8 का सी, बिल्कुल यही उम्मीद थी कि अध्यापक का कौन सा कार्य, एक उपयुक्त वातावरण, एक ऐसा वातावरण जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो मदद में नहीं करता। देखिए, बच्चों को निर्भर बनाना ये भी एक अधिगम को प्राप्त करने में मदद करेगा। बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, और डी आंसर भी ठीक है, लेकिन बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, यहाँ पे मतभेद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर नेगेटिव पूछा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किसमें? फर्स्ट, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। सेकेंड, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। थर्ड, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। या फिर डी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो जल्दी से बताइएगा, डी ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्यों? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
देखिए ना इनका आपका क्या क्या रेस्पॉन्स मुझे मिला है, क्या जवाब मुझे मिला है। तो बी आंसर मुझे मिला है, सभी ने ही बी आंसर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही जवाब है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देखिए इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षक बच्चों की रुचियों को, उसके व्यवहारों को, उसके संवेगों को सही दिशा में निर्देशित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? संज्ञानात्मक, पारिस्थितिक, मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। मैं जल्दी से आंसर दें। ए आंसर मुझे मिला है, बाकी जल्दी से जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन बताएंगे। चलिए तो आपके आंसर आ चुके हैं, ए आंसर मुझे मिले हैं। और इसका देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के बारे में तो आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 10 का सेकंड में क्या दिया है मोहित कार्तिक जी, आपने फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखिए कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। संज्ञानात्मक की हम बात करें तो संज्ञानात्मक में आपने देखा होगा इसमें बौद्धिक विकास होता है। और संज्ञानात्मक का जो पक्ष है, जो जीन पियाजे ने कहा है कि बौद्धिक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक अवस्था जो किशोर अवस्था से संबंधित रखती है, वो किसमें आएगी, किशोर अवस्था में आएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपका बाल्यकाल दिया हुआ है। पारिस्थितिक, अब बात करें बाल्यकाल में जो होता है ना, बाल्यकाल में आपने देखा होगा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही अच्छे से बढ़ते हैं आगे की ओर। और बच्चा इससे बहुत अधिक कोशिश करता है कि वो कैसे भी अनुकरण के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से वो बस सीखने की कोशिश करे। तो अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है किसके आधार पर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना कि सी ऑप्शन होगा। मनोवैज्ञानिक में क्या है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक संतुलन एक दिशा से सर्वोच्चम की ओर बढ़ता है और जो बाल्यकाल के अनुभवों के लिए सर्वोत्तम मुख्य माना जाता है। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का जवाब है। ए बी डी तीनों के तीनों नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सी आंसर वालों किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कि नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, कैसे? तो मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनः वर्लित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो कौन सा होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है 11। यदि आपने पढ़े सारी सिद्धांत तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग मजबूरी में अपने बच्चे को दूसरी फैमिली में, यानी कि उनसे पैसे लेते हैं और अपने बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में कि एक महिला भोजन के मतलब भोजन उसकी इतनी जरूरत थी कि उसे प्राप्त करने के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। तो यह खबर किस आधार पर समझाई जा सकती है? 4 आपके सामने ऑप्शन, देखते हैं किसका आंसर मुझे सही मिलता है। तो यहाँ पर मिला है मुझे सी आंसर। चलिए, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए आप सभी जानते हैं कि मास्लो की थ्योरी है जिसमें क्या है कि आवश्यकता का सिद्धांत, जो हमारी नीड है, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें देखा है सबसे पहली जो आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। और शारीरिक आवश्यकता में क्या होता है कि एक व्यक्ति को, भाई जरूरी नहीं कि उसके पास घर हो, जरूरी नहीं उसके पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए भूख के लिए खाना जरूरी है, सोने के लिए नींद जरूरी है, और पानी मतलब जीने के लिए पानी।
ये सब चीजें जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये बहुत जरूरी है। यदि ये भी पूर्ति ना हो तो जीवन क्या है, जीवन नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक महिला ने भोजन को प्राप्त करने के लिए बच्चों को बेचा, ये आवश्यकताओं का सिद्धांत यानी कि मास्लो के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये कौन सी अवस्था है? बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा, अमूर्त है ये, अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब, आंसर दीजिए सभी के सभी। तो यहाँ पर मुझे देखिएगा अमर कुमार जी ने 11 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिल गया है 12 का, बाकी सभी के सभी जल्दी से जवाब दीजिएगा। सी आंसर भी मुझे मिला है, शाबाश अजय शाबाश। सुनीता जी ने कहा है ए ऑप्शन, देखते हैं क्या। देखिए मैंने बहुत अच्छे से एक बार नहीं कई बार आपको जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ाई है और उस थ्योरी में हमेशा यही उम्मीद मैंने रखी है आप सभी से और खुद से कोशिश की है कि मैं आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाऊं, और समझाया भी है मैंने। देखिए बालकों की सोच अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है औपचारिक होना। क्या? औपचारिक होना। औपचारिक में क्या आता है? जो हम चिंतन करते हैं, जो हम तर्क करते हैं, जैसे कि आप लोग चिंतन करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, ऐसे उसकी अपेक्षा यानी कि उससे अलग मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव का मतलब क्या है कि मेरे सामने पेन है, ये ब्लैक है, ये किस पर चलता है? ये पैड पे चलता है, तो ये हम देखकर उसके बारे में बता पाए ये क्या है, ये कौन है और इसमें क्या है, इसमें हमारे ये फंक्शन है, जिसे हम देखकर बता सके, वो होता है आपका मूर्त अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है ना, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष का बच्चा मूर्त अनुभवों के आधार पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। और यदि हम बात करें औपचारिक की तो ये आपका कह सकते हैं 11 से ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ए आंसर है। 2 से 7 जो होता है ना, वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। समझ में आया? संक्रियात्मक अवस्था जिसमें अनुकरण के माध्यम से बच्चा कार्य करता है, जिसमें बच्चा क्या है, निर्जीववाद, जो निर्जीव को सजीव मान लेता है उसका प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं लॉक, ए आंसर है इसका सही जवाब। आगे देखें, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। बी, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। सी, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। या फिर डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रख सकता है, दूर रखता है। तो जल्दी से दें इसका जवाब, क्या होगा सही आंसर? आंसर दीजिएगा। तो यहाँ है आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर मिल गया है। बहुत फास्ट आंसर आता है नमित का, बाकी सभी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंजलि आंसर चाहिए सभी से। चलिए तो देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी कि सही नहीं है। अभी अभिप्रेरणा क्या है? जिसमें आप प्रेरित होते हो किसी कार्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब प्रेरित किसके आधार पर होता है? या तो व्यक्ति स्वयं के आधार पर होता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देखकर या जिस माहौल में रहता है उसको देखकर, यानी कि बाहरी वातावरण के आधार पर। अब पूछा है कि एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, क्या नहीं है? तो देखिए, एक यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। यह व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है व्यक्ति को, ये भी ठीक है। यह शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी को किया जाता है लॉक, क्योंकि ये है इसका सही जवाब। ओके, समझ में आया? चलिए तो देखिए यहाँ पर आगे मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखें। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो देखिए, बैठने की लचीली व्यवस्था, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है,
सी, विभिन्न कक्षा में अंतःक्रिया, या फिर विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो सही आंसर देना है आपको इस प्रश्न का। तो यहाँ पे सी आंसर मिला है, जल्दी से और सभी के सभी जवाब दें। संजय जी ने डी आंसर दिया है, भाई आंसर चाहिए सभी का। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो यहाँ मुझे सी आंसर भी मिला है और डी आंसर भी मिला है। अब क्या माने भाई, कौन सा आंसर होना चाहिए? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं और बता देते हैं आपको सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिन्होंने भी दिया है कि विद्यार्थी का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली इससे सहमति नहीं रखता है कि जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी की आयु योग्यता के आपने देखा होगा भाई, देखिए कैसे आपने देखा होगा कि सभी बच्चों का आईक्यू लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चों का एडमिशन बहुत ही 2.5 से 3 साल की एज में ही आजकल करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से समझ लेगा, बहुत अच्छे से कैच कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई आपने देखा होगा 2nd क्लास में है लेकिन बच्चा कितने साल का है कि बच्चा अभी 8-9 साल का है। तो ये एज के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता, ये आईक्यू लेवल के आधार पर देखा जाता है बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली। तो विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये इससे सहमत नहीं है। तो डी आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा किस तरीके से है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होती है लेकिन कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब था डी ऑप्शन। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। स्किनर ने कहा है, कार्ल सैनिक ने कहा है, पियाजे या हरलॉक? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कि विकास एक सतत यानी कि लगातार चलती है, रुकता नहीं है विकास, और लेकिन धीमा धीमा चलता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये आपको बताना है, तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो यहाँ पर आंसर वट मैम एक ही टाइम एक ही अधिक, हाँ वो मैं अभी आपको बता दूंगी ऐसे, ठीक है। देखिए एक अंत्यक्रिया का मतलब जो आप जानते हैं कि एक ही टाइम पर एक से अधिक, यदि आपने देखा होगा सेक्शन कई होते हैं ना कभी कभी, तो एक क्लास के यदि 2 से 3 सेक्शन हो और उन्हीं बच्चों को एक साथ अंत्यक्रिया कराई जाए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुग्रेड जो प्रणाली होती है ना, वो एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें बच्चे के आईक्यू को अधिक क्या है मान्यता दी जाती है। बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली में वो एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं, एक साथ अंत्यक्रिया कर लेते हैं, लेकिन एज और साथ ही साथ आपका शिक्षण वो समान नहीं माना गया है इसमें, इसीलिए आपका डी आंसर सही था। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, बहुत एकदम सीधी आंसर सभी ने मुझे दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस डेफिनेशन को एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो कृतिका शुक्ला जी बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर, क्योंकि ये डेफिनेशन है बीएफ स्किनर की और ए आंसर इसका सही जवाब है। स्किनर का मानना है कि विकास कभी नहीं रुकता है, विकास लगातार चलता रहता है, किंतु ये घटता बढ़ते क्रम में चलता है, धीमे धीमे क्रम में चलता है, ठीक है। तो ए आंसर को लॉक किया जाता है, प्याजे को हर जगह मत लाया करो। आगे देखिएगा नेक्स्ट, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। अब शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है ये आपको बताना है। शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर प्रधान अध्यापक केंद्रित? तो जल्दी से करें कमेंट, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा सही जवाब, पर जल्दी से दीजिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। हाँ, अंजलि
कितना अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैम हमें इनकी परिभाषा और सिद्धांत क्यों पढ़ने पड़ते हैं, जॉब चाहिए ना आपको इसलिए पढ़ने पड़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 16 का सी आंसर मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। चलिए, 2 आंसर मुझे मिले, ए और सी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करते हैं कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन है। सत्तावादी जो उस सत्ता का मुखिया हो, ठीक है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप शिक्षण प्रक्रिया में आते हैं तो आपको कौन मिलता है भाई। आप जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे एक स्कूल मिलता है। स्कूल में क्या है, स्कूल में वो शिक्षकों से मिलता है, शिक्षकों से पाठ्यक्रम से अवगत कराते हैं, उसकी क्लास के बारे में बताते हैं, डेली एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं। तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर होता है, जिसके हाथ में शिक्षण प्रणाली की पूरी नींव कह सकते हैं, वो होती है, वो है हमारा शिक्षक, ठीक है। ये शिक्षक केंद्रित होता है। एक बात याद रखिएगा, सत्तावादी स्तर किसके हाथ में होता है, शिक्षक के हाथ में। और प्रजातांत्रिक आ जाए, क्या आ जाए, प्रजातांत्रिक। तो प्रजातांत्रिक में आपको लगाना है वो छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। समझ में आया, सत्तावादी शिक्षक केंद्रित और शिक्षक का प्रजातांत्रिक जो स्तर होता है वो होता है छात्र केंद्रित। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे चले, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न लिखित चरण आते हैं, कौन से आते हैं ये आपको बताना है। यदि आपने पढ़ा होगा सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इसके चरण स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने हैं। तो प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया, चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। तो जल्दी से कर दीजिएगा, इनका सही क्रम आपको लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्रम लगाना है, जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। ये आप ही सिलेक्ट करेंगे और आप ही बताएंगे। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट कर दीजिएगा, आंसर दीजिए सभी के सभी। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्या है क्वेश्चन कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण कौन कौन से होते हैं। मैं जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा है और इस क्वेश्चन में सही जवाब की बात करें तो सही जवाब में देखिएगा, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है वो मुझे मिल गया है। और यहाँ पर आपने सभी ने, भाई किसी ने अलग अलग, यानी कि देखिएगा, एक सेकंड, कमेंट्स कहाँ गए आपकी, नित्या क्लासेस, एक सेकंड, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो आपकी कमेंट्स, हाँ 17 का बी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। देखिए, चिंतन जब हम करते हैं, चिंतन हम कहाँ करते हैं, जब आपको लगता है कि किसी कार्य, कोई आपको समस्या वाला कार्य आपके सामने आ जाता है, तो उस कार्य को करने से पहले सबसे पहले आप क्या सोचते हो, भाई मैंने पहले क्या किया था, पहले जो पूर्व में आपने जो कार्य किए हैं ना, उसके आधार पे आप विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व प्रक्रमण, समझ में आया, सबसे पहले उस पे। अब सेकंड में आप क्या करेंगे भाई, सेकंड में आप श्रेणीकरण के आधार पर उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, ठीक है, श्रेणीकरण। तीसरे नंबर पे क्या है, फिर आप उसका चयन करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। तो यहां पर आपका सी आंसर है, प्रतिक्रिया चयन। और लास्ट है आपका, फिर उस पर आप अपने जो भी कार्य है उसको संपूर्ण रूप, यानी कि लास्ट जो अंतिम रूप होता है उसको प्रतिपादित करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया के आधार पर जो भी आपने कार्य किया है, यानी कि घ ग ख क, इस तरीके से है ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा टी आंसर। तो जिन्होंने भी टी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है भाई, वस्तुनिष्ठ तकनीक, आत्मनिष्ठ तकनीक,
प्रक्षेपीय तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक। तो जल्दी से बताएं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जन्मदाता कौन है, ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन आता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो जल्दी से बताएं। चलिए तो देखिए यहां पर क्या ए आंसर मिला है मुझे 18 का। चलिए ए आंसर और सी आंसर भी मुझे मिला है, शशांक जी ने दिया है, संजय ने दिया है, और यहाँ पर ए आंसर देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक है वो है मॉर्गन मुर्रे का नाम आता है, मुर्रे का नाम पहले आता है, और यह जो एक प्रक्षेपीय तकनीक है और इस तकनीक के माध्यम से क्या है कि बच्चों को व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो इसका सही जवाब जिन्होंने भी दिया है सी आंसर 100% बिल्कुल सही जवाब है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, प्रयोगात्मक नहीं होगा। तो ये कुछ व्यक्तित्व टीएटी सीएटी ये भी अभी मैंने आपको ये परीक्षण कराए नहीं है, तो जल्दी बहुत जल्द आपको ये सारे के सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अभी बस ये लास्ट है आज का, यानी कि नहीं आज नहीं कल तक आपका लास्ट रहेगा प्रैक्टिस सेट, उसके बाद फिर दोबारा से थ्योरी कराई जाएगी आपकी क्लास में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो भाषा, क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव या परिपक्व। तो जल्दी से बताइएगा, ये तो हलवा क्वेश्चन आपको मिला है, बहुत ही सरल है, खा जाइएगा इसको, बिल्कुल भी दर्द मत फैलाना, ठीक है, भंडारा नहीं करना है, सिर्फ स्वयं पर अपना ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर आंसर आपका सी ऑप्शन मुझे मिला है। चलिए बाकी जल्दी से जवाब दीजिएगा 19 का सी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, देखिए प्याजे के सिद्धांत में भाषा, क्रियाकलाप, परिपक्व इन तीनों को महत्व दिया है जो सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वाइगोत्स्की और जीन प्याजे दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। जीन प्याजे ने क्या है, जीन प्याजे ने कहा है कि बच्चा अपने संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर आगे बढ़ता है, और वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा समाज में रहकर समाज के अनुभव, समाज के साथ अंतर क्रिया करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सी आंसर को लॉक किया जाता है क्योंकि ये इनके सिद्धांत से अलग है। तो सी को किया जाता है लॉक क्योंकि सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ये प्याजे के सिद्धांत के अनुसार है। आगे देखिए नेक्स्ट, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी के सभी आंसर दीजिएगा। देखिए किशोर अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, पश्चात बाल्य अवस्था या प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है, तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, और बाकी भाई जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले ढंग से। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी ने, तो देखिए यहाँ पर मुझे मिला है आपका भाई कौन सा आंसर, ए आंसर। चलिए अब देखिए सही जवाब क्या है। भाई आपने देखा है भावनाओं की बात करें तो भावना में क्या आते हैं हमारे, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, है ना, ये सब आते हैं ना। तो देखिए भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना, इन पे नियंत्रण करना बच्चा किस आयु में सीखता है, ये आपसे क्वेश्चन था। आपने बताया किशोर अवस्था, क्या बच्चा अपने किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु में भय को कंट्रोल करना, ईर्ष्या का प्रदर्शन करना या ईर्ष्या को कंट्रोल करना, या प्रेम दिखाना, ये क्या किशोर अवस्था में आके करता है, उससे पहले नहीं सीख पाता है। जल्दी से बताइए क्या आप सहमत हैं कि ए आंसर होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, बाकी आप बताएं भाई जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए बाल्य अवस्था की हम बात करें, ठीक है, तो बाल्य अवस्था की जो
बाल्य अवस्था में क्या होता है, बालक अपनी संवेदना, अपना प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। बच्चा बहुत सारे क्या है, बहुत सारे बातों को, बहुत सारे तर्कों को समझने लग जाता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, जो कि बच्चा इसमें क्या तर्क नहीं कर पाता। लेकिन कहा जाता है कि जो उसकी पश्चिम बाल्य अवस्था जो होती है ना, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष में बच्चा तर्क भी करने लगता है, अपनी भावनाओं को वो दूसरों के सामने प्रस्तुत भी कर सकता है और उनको कंट्रोल भी करने लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए। आप सभी जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो सी आंसर, बिल्कुल सही कहा कृतिका, बहुत बढ़िया, सी आंसर एकदम सही जवाब है इसका। ठीक है, चलिए आगे चले आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ देखिएगा किस तरीके से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यालयों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ABCD, 45, 40, 50 या 30। तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। भैया आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ लें, ये क्वेश्चन कई बार आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। जल्दी से बताइए, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आंसर में क्या है आपका, देख लेते हैं भैया। भाई बहुत लेट आंसर मिल रहा है मुझे। 21 का बी ऑप्शन 40। तो देखिए जिन्होंने भी दिया है अमर, कृतिका, कपिल ही ने ये आंसर दिया है, पृथ्वी, जिन्होंने भी दिया है बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 40 इसका अनुपात माना गया है, एकदम करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए डिटेल्स में देखिए बता सकते हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, अभी 21 क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन बाकी रहे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अब इतना ही बताएंगे कि 40 है इसका अनुपात। आगे देखिएगा नेक्स्ट। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि अब आप तर्क लगाइएगा क्या हो सकता है। यह संभवतः बच्चों की केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्यों को पूरा कराने में बाधा डालेगा। सी, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। या फिर डी, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तो जल्दी से बताइएगा 20 सेकेंड का सही जवाब। भैया आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 25 का आंसर मुझे मिला है ए आंसर। भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी सकता है और आया हुआ भी, रीट में आया है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से जवाब दीजिए। दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि। तो ए आंसर मुझे मिला है, क्या इसे लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ये आंसर बिल्कुल कैसा है, एकदम सही जवाब है। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और वो उसी के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाता है कि भाई हमें प्रमाण पत्र मिलेगा और पुस्तक तभी तक पढ़ो, मिल गया तो बस पुस्तक एक साइड में रख लो। तो यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23 और इसका सही जवाब जल्दी से दीजिएगा।
भैया आंसर मिलना चाहिए सभी का। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। क्या महत्व है ये आपको बताना है। बहुत ही सरल है यह प्रश्न। भाई विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था देखी जाती है, रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, या फिर विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण। तो जल्दी से बताइए भाई। चलिए डी को लॉक किया जाता है आप सभी के कहने पर। बिल्कुल सही जवाब है। 25 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो नेक्स्ट है आपका सीखना विकास की प्रक्रिया है। फिर से डेफिनेशन आ गई है अंजलि। तो देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ, यॉकम, सिम्पसन या फिर डॉक्टर मेके। तो जल्दी से बताइएगा भाई, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? 24 क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट। तो यहाँ पर आपके सामने है बहुत ही सरल प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है ये आपको बताना है। सीखने की एक सामान्य विशेषताएं हर एक व्यक्ति में पाई जाती हैं, ये सिम्पसन ने कहा गया है। लेकिन विकास की प्रक्रिया कहा है किसने? तो जिनको भी याद है ये डेफिनेशन वो वुडवर्थ लगाएंगे क्योंकि इसका ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। शिक्षक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है क्या? कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, बी छात्रों की प्रगति का आकलन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जल्दी से करें 25 का सही जवाब। आंसर दीजिए भाई। कहाँ है सारे के सारे? क्या आप सभी तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है? तो 25 क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि वह जो बच्चे की ज्ञान से संबंधित होता है, बच्चे की क्षमता से संबंधित होता है, बच्चे ने कितना सीखा, कितनी आवश्यकता है, कितना अभी से और कराया जा सकता है, यानी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, बच्चे की ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आज क्लास में 25 क्वेश्चन सिर्फ, क्योंकि 5 क्वेश्चन अब टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है मेरी क्लास का। तो गाइस कैसी लगी क्लास, कितना समझ में आया? क्लास में समझ में आया तो डेली क्लास में आइएगा और 4 बजे मिलते हैं हिंदी क्लास में लेट्स गेट पर। तो अच्छा से ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।